हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल इन योर लाइफ एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप जो मेरी पहले की जो वीडियोस होगी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की जो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड विद द वर्दन्स, जिसमें हम मेन करेंगे कि पंजाब की क्या कंडीशन थी अंडर द वर्दन एम्पायर्स। ठीक है, जिसमें हम बेसिकली उनके मेन जो इन्वेजन्स उन्होंने किए, जो लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी हैं, देन उनका मेन सबसे इम्पोर्टेंट इनका हम मेन करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे का था, मीन्स इनके टाइम का। देन इनकी रिलीजियस एक्टिविटीज कैसे की थी एंड ऑल दीज थिंग्स जो है अब हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अब हम करेंगे कि गुप्तास पीरियड जो थे, जो लास्ट रूलर था गुप्ता का, दैट इज द विष्णु गुप्ता। ठीक है, विष्णु गुप्ता के बाद में कि कोई भी एबल तो गुप्तास नहीं था, जिसके कारण गुप्ता एम्पायर टोटली डिक्लाइन हो चुका था। सो गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद देयर वाज अ क्योस इन द नदर्न इंडिया, जिसमें क्या था कि छोटे छोटे स्मॉल और लार्ज जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो थी वो इमर्ज होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आते हैं ह्यून्स, जिनका मेन ज्यादा दबदबा कहाँ पर था, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में था। देन इसके बाद जो आते मेन मुखारीज ऑफ कन्नौज, देन शशांका, जिनका नॉर्थ वेस्ट बंगाल की तरफ काफी ज्यादा दबदबा था। ठीक है, देन इन द बिगिनिंग ऑफ सेवेंथ सेंचुरी, इन द बिगिनिंग ऑफ सेवेंथ सेंचुरी में क्या हुआ था कि एक नई डायनेस्टी जो थी वो इमर्ज हुई थी। एक नई डायनेस्टी आई थी इन द सेवेंथ सेंचुरी। वो कौन सी डायनेस्टी थी, दैट इज दी वर्धन डायनेस्टी, जिसने इन सभी जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी उनके साथ मुकाबला करके, उनके साथ लड़ाई कर कर एक अपने एम्पायर को अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश कर लिया था। और वो कौन सी डायनेस्टी थी, डेट इज कॉल्ड दी वर्धन डायनेस्टी। ठीक है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर आता है दैट इज दी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है इस डायनेस्टी का, दैट इज दी हर्षवर्धन, जिसने कम से कम जो था 606 से लेकर उसने, मींस उसका टाइम पीरियड है इनकी, उसने कहाँ से लेकर कब तक उसने रूल किया था, डेट इज दी 606 से लेकर 647 एडी तक उसने रूल किया था। 80, ये है उसका टाइम पीरियड हर्षवर्धन का। ठीक है, देन इसके दो मेन अचीवमेंट्स हुई हैं हर्षवर्धन की उसके टाइम पर। इसने काफी ज्यादा मींस बैटल्स वगैरह लड़कर इसने क्या किया था, नॉर्थ इंडिया को अपने अंडर कर लिया था। और गुप्ता एम्पायर्स के कितने जितने भी एरियाज जो थे गुप्ता एम्पायर के पास थे, उन सारे एरियाज पर अब किसका मेन हक हो गया था, हर्षवर्धन का हो गया था। ठीक है, देन सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या यानी कि मेन था कि इसने एक पावरफुल एम्पायर जो था वो एस्टेब्लिश कर लिया था इन द नॉर्थ इंडिया, जिससे जो लोग थे काफी ज्यादा खुश हो गए थे। और इसने काफी ज्यादा शांति और प्रोस्पेरिटी जो थी वो प्रोवाइड की थी लोगों में। देन सेकेंडली क्या था, ड्यूरिंग हिज रजाइम, इसके टाइम पीरियड में क्या था कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट हुई थी। किस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में। और इसने असेंबलीज जो थी, हिस्टोरिकल असेंबलीज जो थी वो कंडक्ट कराई थी, विच वर हेल्ड एट कन्नौज एंड प्राग। प्राग इज बेसिकली इन उत्तर प्रदेश। सो ये था मेन इंट्रोडक्शन रिलेटेड विद द हर्षवर्धन। नेक्स्ट जो है अब हम स्टार्ट करेंगे हर्षवर्धन, जिसमें बेसिकली अब हम मेन लर्न करेंगे उसके इंसेस्टर्स के बारे में। मीन्स हर्षवर्धन के आने से पहले भी कोई ना कोई मेन रूलर्स रहे होंगे, क्योंकि ये फोर्थ फोर्थ और फिफ्थ जो मेन रूलर रहा है वर्धन डायनेस्टी का। तो अगर हम इनके इंसेस्टर्स की बात करें हर्षवर्धन की, अकॉर्डिंग टू बानभट्ट, बानभट्ट जो था हर्षवर्धन के कोर्ट का फेमस स्कॉलर रहा है। ठीक है, जिसने हर्ष चरित्र लिखा है।
ठीक है। इसमें उसने मेन हर्षवर्धन के एंसेस्टर्स के बारे में या हर्षवर्धन की कंप्लीट लाइफ के बारे में बताया। देन अकॉर्डिंग टू बान, जो किंगडम है थानेश्वर का, ठीक है, दैट वाज फाउंडेड बाय द पुष्प बूटी। ये है सबसे मेन फर्स्ट रूलर वर्धन डायनेस्टी का, पुष्प बूटी, ठीक है। ही हैड आल्सो द टाइटल ऑफ राजा, ठीक है। देन इसके अलावा ये जो थे मीन्स शैविज्म को मीन्स अपने आप को डिवोट किया था इन्होंने, पुष्प बूटी ने। देन हर्षवर्धन के टाइम से पहले पहले जितने भी रूलर्स थे उस टाइम ये जो डायनेस्टी का नेम था वो इसी के नेम से चलता था, डेट इज पुष्प बूटी डायनेस्टी कहा जाता था। बट जब हर्षवर्धन का टाइम आया, इस डायनेस्टी का जो नेम था वो वर्धन डायनेस्टी हो गया था, ठीक है। देन पुष्प बूटी के बाद जो नेक्स्ट मेन रूलर आते हैं दैट इज दी, काफी सारे मेन रूलर्स आते हैं, जैसे नारवर्धन हो गया, ठीक है, नारवर्धन हो गया। देन इसके बाद राजसुआ वर्धन हो गया, आदित्य वर्धन हो गया। मीन्स इन्होंने भी काफी ज्यादा मीन्स किंगडम को एक्सपैंड करने की कोशिश की थी, पर इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं वो बना पाए थे। देन अगर हम बात करें जो मेन जो रूलर्स आते हैं, देन फोर्थ जो मेन रूलर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द प्रभाकर वर्धन, जो कि हर्षवर्धन के फादर हैं, ठीक है। प्रभाकर वर्धन ये जो है फोर्थ मेन रूलर माने जाते हैं वर्धन डायनेस्टी के, ठीक है। देन इन्होंने टाइटल भी एक एज्यूम किया था, लाइक दी महाराजा धीराज, ये टाइटल इन्होंने एज्यूम किया था, ये टाइटल लिया था इन्होंने। देन इसके बाद क्या हुआ था कि इन्होंने क्या किया था, एक फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंगडम जो था वो एस्टेब्लिश किया था प्रभाकर वर्धन ने, क्योंकि पहले के जो मेन किंग्स थे दे वर जस्ट फ्यूडेटरी चीफ्स थे। इंडिपेंडेंट स्टेट उन्होंने एस्टेब्लिश नहीं की थी। फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्टेट किसने एस्टेब्लिश की थी? प्रभाकर वर्धन ने की थी। देन इनके अंडर ही किंगडम जो था वो काफी ज्यादा ग्रो किया था इन टेरिटरी और इन इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग। ये जो थे वैलियंट वॉरियर थे, मीन्स दैट इज फुल ऑफ करेज थे। प्रभाकर वर्धन ने क्या किया था कि काफी सारी मीन्स लड़ाइयां भी लड़ी थी। मोरोवर उसने मैट्रिमोनियल एलियंसेस जो थे वो एस्टेब्लिश कर लिए थे किंगडम ऑफ मालवा के रूलर के साथ। उसकी बेटी के साथ यशोधर्मन जो थी उसके साथ मैरिज कर ली थी। सो इनके मैट्रिमोनियल एलियंसेस हो गए थे किंगडम ऑफ मालवा के साथ। देन इसके अलावा इन्होंने किंगडम ऑफ जो कनौज था, ठीक है, वहां का जो यंग रूलर था ग्रैवर्धन, उसके साथ अपनी बेटी राज्यश्री की मीन्स मैरिज कर दी थी। एंड प्रभाकर वर्धन के दो मेन बेटे थे, राज्यवर्धन एंड सेकंड वन इज हर्षवर्धन। अब हम मेन करेंगे कि हर्षवर्धन का कैसे मेन कंट्रोल हुआ था थ्रोन के ऊपर, ठीक है। शुरू से ही क्या हुआ था कि प्रभाकर वर्धन ने काफी ज्यादा मीन्स ऐसे अच्छी एजुकेशन जो थी अपने बेटों को दी थी, ठीक है, खासकर हर्षवर्धन को। इसीलिए वो काफी ग्रेट स्कॉलर भी रहा है और प्ले राइटर भी रहा है, ठीक है। वो आर्चरी में, राइडिंग में, स्वॉर्डमैनशिप में काफी ज्यादा मीन्स वो एबल था। हर्ष जो था वो अपने भाई राज्यवर्धन को काफी ज्यादा फॉलो करता था, ठीक है। एक बार ऐसे वो एक्सपीडिशन पर गए थे, ह्यूज के एक्सपीडिशन पर, ठीक है। रास्ते में उन्होंने, हर्ष ने क्या किया था, काफी सारे लॉयंस और डियर्स को भी मारा था, जिससे हमें उसकी ब्रेवरी के बारे में पता चलता है। लाइक हिज फादर, ही वाज आल्सो वेरी वैलिएंट वॉरियर, ठीक है। देन रास्ते में ही उसे पता चला था कि उसके फादर की जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, ही वॉज क्वाइट सीरियस इल। सो ये वापस चला गया था। जब उसे अपनी खबर मिली, देन उसकी जो मदर थी वो सती हो गई थी। देन इसके बाद जब ह्यूम्स को हराने के बाद, क्योंकि अभी राज्यवर्धन वहीं पर था, हर्षवर्धन चला गया था, राज्यवर्धन ह्यूम्स के साथ लड़ाई कर रहा था। तो ह्यूम्स के साथ लड़ाई करने के बाद जब राज्यवर्धन अपने महल में पहुंचा था थानेश्वर, देन उसने डिसाइड किया कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मीन्स वो हर्मिट बन जाएगा, एक सन्यासी बन जाएगा। देन जिससे क्या हुआ था कि उसने क्या किया कि जो थ्रोन है वो हर्षवर्धन को दे दिया था। बट हर्षवर्धन नहीं चाहता था कि जो थ्रोन है वो उसे मिले, वो चाहता था कि जो थ्रोन है थानेश्वर का वो मेरे भाई राज्यवर्धन को मिले।
तो राज्यवर्धन ने मेनली जो थ्रोन एक्सेप्ट किया था डेट इज इन दी 605 एडी। अगर आपको याद हो, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि हर्षवर्धन ने थ्रोन एक्सेप्ट किया था 606 एडी में। ठीक है। देन इसके अलावा जब राज्यवर्धन को इस बात का पता चला कि जो देवगुप्ता है, जो देवगुप्ता है उसने उसके कनौज के यंग रूलर को, ग्रैववर्धन को जो है मीन्स मार दिया है, और उसकी जो क्वीन है राजश्री, दैट मीन्स उसकी जो सिस्टर है, उसे मीन्स अपने उसे किडनैप कर लिया और उसे अपने साथ ले गया है। देन इस बात को मीन्स वो सहन नहीं कर पाया, जिससे क्या हुआ था कि राज्यवर्धन जो था देवगुप्ता को मारने के लिए चल पड़ा था। वो 10,000 हॉर्स अपने साथ लेकर गया था। ठीक है। उसने बड़ी ही आसानी से देवगुप्ता को जो था वो मीन्स हरा दिया था। ठीक है, और उसे मार दिया था। बट इसमें क्या हुआ था, देवगुप्ता का एक मेन फ्रेंड था शशांक, जो कि गौडा, वेस्टर्न बंगाल का एक मेन एरिया है, उसका ये एक मेन रूलर था शशांक, जिसने क्या किया था, राज्यवर्धन को मार दिया था। जब इस बात का पता चला था, एट दैट टाइम जो हर्षवर्धन था वो 16 इयर्स का था। ठीक है। अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था कि वो थ्रोन को एक्सेप्ट करे। मोर ओवर काफी सारे जो नोबल्स थे, मिनिस्टर्स थे, उन्होंने क्या किया था, ये कह दिया था कि अब जो थ्रोन है वो उसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देन कोरोनेशन के बाद उसने क्या किया था, ही मार्च्ड टू रिकवर हिज सिस्टर एंड ही फाउंड हर। वो उसने कैसे अपनी सिस्टर को मीन्स ढूंढ लिया था, जब उसने कोरोनेशन मीन्स जब वो राजगद्दी पर बैठ गया था। देन उसके बाद उसने क्या किया था कि सबसे पहले अपनी बहन को ढूंढा, जो कि मीन्स देवगुप्ता की कैद से छूट कर वो विद्यांचल जो फॉरेस्ट थे वहां पर चली गई थी। देन वहां से रेस्क्यू कराकर वो उसे अपने साथ ले आया था। अब उससे क्या था कि जो कनौज का मेन किंगडम था उसमें कोई राजगद्दी वाला नहीं था, जिससे क्या हुआ था कि यूनिफिकेशन हो गई थी दो किंगडम्स की, एक थानेश्वर की, एक कन्नौज की। देन हर्षवर्धन ने क्या किया था, कन्नौज को अपने अंडर कर लिया था, क्योंकि उसमें कोई भी आगे सक्सेसर नहीं हो रहा था, बिकॉज ऑफ द डेथ हो गई थी ग्रैवर्धन की। जिससे क्या हुआ था कि दो किंगडम की यूनिफिकेशन हो गई, और जो हर्ष जो था नॉर्थ इंडिया का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड द पावरफुल रूलर बन गया था, और उसने राजपुत्रा का टाइटल जो था वो एज्यूम कर लिया था। सो ये था बेसिकली मेन हर्षवर्धन, उसके एंसेस्टर्स, और कैसे उसने मीन्स लड़ाई लड़ी है, और कैसे उसने यूनिफिकेशन की दो मेन एरियाज की। Now we'll do the conquest of the हर्षा, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे ऑक्यूपेशन ऑफ द कनौज। इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि जो कनौज को कौन रूल कर रहा था, ग्रैवर्धन। ठीक है, जिसकी डेथ हो चुकी थी। वो किसने की थी, देवगुप्ता ने। एंड देवगुप्ता ने क्या किया था, ग्रैवर्धन की वाइफ राजश्री, जो कि हर्षा की सिस्टर थी, ठीक है, जो कि हर्षा की सिस्टर थी, उसे मीन्स अपने साथ अपने टेरिटरी में ले गया था। कौन, देवगुप्त। देन हर्षा ने आफ्टर द कोरोनेशन उसने एक काम ये किया, सबसे पहले उसने ये डिसाइड किया कि वो अपनी बहन को देवगुप्त की चंगुल से मीन्स छुड़ाएगा। बट बिफोर दैट उसे ये पता चला कि जब वो जा रहा था कैंपेज की तरफ, तो उसे ये पता चला कि उसकी बहन ऑलरेडी उसकी चंगुल से छूट गई है, और वो विद्यांचल फॉरेस्ट की तरफ चली गई है कहीं। देन हर्षा ने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट चीफ्स, उनकी मदद लेकर अपनी बहन को रेस्क्यू करवाया था। बिकॉज उस टाइम वो क्या करी थी, शी वॉज जस्ट अबाउट अबाउट टू गोइंग टू बर्न हरसेल्फ, मीन्स वो अपने आप को सती करना चाहती थी। क्यों, उसके पीछे रीजन था, उसके पीछे दो रीजन थे। एक तो रीजन ये था कि उसने उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, एंड वो काफी ज्यादा मीन्स ये सोचकर मीन्स उससे चिंता हो रही थी कि अब कनौज को आगे मीन्स कौन बढ़ाएगा, मीन्स कोई सक्सेसर नहीं था। जिससे हर्षा ने अपनी वाइफ से ये पता किया कि वो कनौज को अपनी टेरिटरी के अंडर कर लेगा। ठीक है, जिससे क्या हुआ था कि यूनिफिकेशन हो गई थी थानेश्वर एंड कनौज की। एंड इसके बाद उसने क्या किया था, थानेश्वर उसकी जो कैपिटल थी हर्षा की, उसने अपनी कैपिटल को चेंज कर कर कनौज कर दिया था। ठीक है।
देन नेक्स्ट जो मेन आता है दैट इज द वॉर अगेंस्ट शशांका ऑफ बंगाल। इसमें क्या हुआ था, जो शशांका था वो गोड्डा का किंग था, जिसे हम वेस्ट बंगाल भी कहते हैं। शशांका ने क्या किया था, देवगुप्त की हेल्प की थी और इसने हर्षा के एल्डर ब्रदर जो था राज्यवर्धन, उसे मार दिया था। इसी बात का बदला लेने के लिए हर्षा ने क्या किया था कि शशांका के ऊपर अटैक करना है, उसके टेरिटरी के ऊपर अटैक करना है। एंड मोरोवर एक और रीजन था कि उसने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को भी काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया था शशांका ने, क्योंकि वो बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा हेट करता था। ठीक है। एंड सेकंड क्या था कि उसने जो फेमस हिस्टोरिकल सेक्रेड बोधि ट्री था बोध गया में, उसने कहते हैं कि उसने वो भी कटवा दिया था। जिससे क्या हुआ था कि हर्ष जो था काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। तो और उसकी जो लड़ाई थी शशांका के साथ 606 से लेकर 607 एडी तक ये लड़ाई जो थी वो चली थी। ठीक है। फर्स्ट कैंपेज में उसने मीन्स प्रॉपरली उसे हराया नहीं था शशांका को। देन सेकंड में उसने अपना सेकंड कैंपेज भेजा था। देन जो असम का राजा था उसकी हेल्प लेकर उसने क्या किया था, शशांका को बुरी तरह से हरा दिया था। पर स्टिल उसने उसकी टेरिटरी को अपने अंडर नहीं किया था, बट आफ्टर द डेथ उसने उसकी टेरिटरी को अपने अंडर कर लिया था। ठीक है। देन नेक्स्ट जो आता है दैट इज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द 5 इंडियज। इसमें क्या था कि उसने 5 मेन एरियाज जो थे अपने अंडर कर लिए थे। लड़ाई लड़ी थी 6 साल तक उसने लड़ाई लड़ी थी, जिसमें पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये जो मेन पार्ट थे ये इसके अंडर आते थे, हर्ष के अंडर। और इसने इस लड़ाइयों को कम से कम 606 से लेकर इसने 612 एडी तक इसने ये लड़ाइयां लड़ी थी। ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ वल्लभी और गुजरात। देन अब इसमें क्या हुआ था कि जो गुजरात का जो एरिया था, वल्लभी मीन्स उसकी कैपिटल थी उस टाइम, काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड थी। ठीक है। ये जो एरिया था काफी ज्यादा प्रॉस्पर एरिया था और मोरोवर ये मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उस समय ध्रुव सेन सेकंड जो था हर्षा के टाइम रूल कर रहा था वल्लभी के ऊपर। ठीक है। देन हर्षा ने ये डिसाइड किया, क्योंकि ये मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो उसने अपना कैंपेन इस तरफ भेजना स्टार्ट कर दिया था। एंड ही गॉट सक्सेस इन अ वेरी सिंपल वे। तो बड़ी आसानी से उसने ध्रुव सेन को हरा दिया था और उसकी टेरिटरी को अपने अंडर कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द वॉर विद पुलस्किन सेकंड। पुलस्किन सेकंड जो था वो बेसिकली मींस बिलोंग करता था चालुक्य डायनेस्टी को। ठीक है। हर्षा ने नॉर्थ इंडिया को तो काफी ज्यादा अपने अंडर कर लिया था। अब वो जाना चाहता था साउथ इंडियन की टेरिटरीज की तरफ। इसी को मींस अपनी टेरिटरी में मिलाने के लिए इसने 5 इंडीज जो अपने मीन्स 5 इंडीज के ऊपर जिसका इसका कंट्रोल था, उन सभी को एक इकट्ठा करके इसने पुलस्किन की तरफ जाना शुरू कर दिया था, जो कि साउथ में था। पुलस्किन जो था वो काफी ज्यादा ग्रेट वॉरियर था। ठीक है। कॉन्करर था और उसने काफी सारी मीन्स अपनी प्रिपरेशंस ऑलरेडी की हुई थी। देन हर्षा जब इसकी तरफ गया था वो इसके सामने टिक नहीं पाया था। ये जो फर्स्ट और लास्ट बैटल थी हर्षा की, जिसमें क्या था, हर्षा जो था पुलस्किन सेकंड से हार गया था। ये जो बैटल जो था वो हर्षा नहीं जीत पाया था। इस रिजल्ट के बाद क्या हुआ था, जो पुलस्किन था मींस उसने टाइटल जो था एक अडॉप्ट किया था दैट इज कॉल्ड दी परमेश्वर। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे दैट इज द सबॉर्डिनेशन ऑफ द रूलर ऑफ कुमारूं। ये बेसिकली जो कुमारूं था वो असम का रूलर था। ठीक है। भास्कर वर्मन, जिसने ऑलरेडी मींस हर्षा की हेल्प की थी, मिलिट्री कैंपेज में हेल्प की थी शशांका के टाइम। वहीं से इनके जो रिलेशंस थे वो काफी ज्यादा अच्छे हो गए थे। ठीक है। और जो भास्कर वर्मन जो था वो काफी सारे प्रेजेंट्स वगैरह जो था वो हर्षा को बेचता रहता था, जब उसने कनौज में असेंबली जो एक्सेप्ट कनौज में जो असेंबली को उसने कंडक्ट करवाई थी, जिससे ये पता चलता है कि जो असम का रूलर था वो उसकी सबॉर्डिनेशन को मानता था। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है दैट इज द रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज।
अब इसमें क्या था कि उसने काफी सारे एरियाज को अपने अंडर कर लिया था। देन हर्षा ऑल्सो एस्टेब्लिश फॉरेन रिलेशंस विद एशियन कंट्रीज, जैसे पर्शिया उसके अंडर थी। ठीक है, पर्शिया के साथ काफी अच्छे रिलेशंस थे। नेपाल हो गया, चाइना हो गया। ठीक है, जो पर्शिया का रूलर्स जो था, दे यूज टू सेंड गिफ्ट्स ओकेजनली टू ईच अदर, मीन्स एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह वो बेचते देते थे। देन नेपाल के साथ काफी अच्छे रिलेशंस थे, चाइना के साथ इसके काफी अच्छे रिलेशंस थे। ये भी माना जाता है कि हर्षा ने एक ब्राह्मण एम्बेसडर जो था वो चाइनीज कोर्ट में अपने भेजा था। ठीक है, देन इसके अलावा कि ऐसे ही जो चाइनीज एम्पर थे उसने अपना जो मीन्स एक एम्बेसडर था वो इसके टाइम पर भेजा था, हर्षा के टाइम पर। ठीक है, देन जिससे हमें ये पता चलता है कि हर्षा के जो फॉरेन कंट्री के साथ जो रिलेशंस थे वो काफी ज्यादा अच्छे थे, स्पेशली जो एशियन कंट्रीज थे जिसमें पर्शिया आती है। ठीक है, जिसमें पर्शिया हो गया, काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं इसके पर्शिया के साथ। देन इसके अलावा चाइना हो गया। ठीक है, देन इसके अलावा नेपाल हो गया। मीन्स इन तीनों के साथ इसके काफी अच्छे जो रिलेशंस थे वो रहे थे, और दे ओकेजनली ये एक दूसरे को गिफ्ट्स वगैरह मीन्स सेंड करते रहते थे। तो ये जो थी बेसिकली मेन कॉन्क्वेस्ट थी हर्षा की, जिसमें वो सिर्फ एक बैटल जो था पुलस्किन के साथ वो ही हारा था, क्योंकि जो चालुक्य किंग का जो ये पुलस्किन जो सेकंड था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था, और साउथ पर इसका मेन इतना ज्यादा दबदबा नहीं हुआ था हर्षा का। पर स्टिल जो बाकी जो मेन एरियाज थे, नॉर्दर्न एरियाज थे, उसके ऊपर इसका कंप्लीट कंट्रोल रहा था हर्षा का। नेक्स्ट जो है अब हम करेंगे दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षा। ह्यून सेन जो चाइनीज ट्रेवलर था, हर्षा के टाइम जो आया था, उसने अपनी बुक लिखी थी जैसे सीयू की। उसमें उसने बेसिकली हर्षा के कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसकी मेन पर्सनैलिटी के बारे में, वो किस तरह के काम करता था, लाइक ऑल दीज थिंग्स जो थी उसने अपनी बुक में मेंशन की है। जिसमें वो ये बताता है कि हर्षा जो था, हर्षवर्धन जो था, वो काफी ज्यादा जेनरस और एफिशिएंट किंग था, और हार्ड वर्किंग भी था। देन इसके अलावा उसने काफी सारे जो टाइटल्स थे अडॉप्ट किए थे, जिसमें सम्राट आता है, महाराजा धीराज हो गया, और परमेश्वरा हो गया। इसी को लेकर उसने ह्यून सेंग ने उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया, जिसमें बताया उसने कि किंग और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो पहले हम सबसे पहले करेंगे दैट इज द किंग। अगर किंग की बात करें, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता है किसी भी एम्पायर का, उसका मेन हेड जो होता है वो किंग ही होता है। उसके पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं। ठीक है, और एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड पावर्स उसके पास होती हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया है, उसने काफी सारे टाइटल्स जो थे वे अज्यूम किए थे, जैसे सम्राट हो गया, महाराजा धीराज हो गया, परमेश्वरा हो गया, लाइक ऑल दीज टाइटल्स जो थे उसने अज्यूम किए थे। देन हर्षा जो था वो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग था। ह्यून सेंग ने ये बताया कि हर्षा ने अपने कंप्लीट एक डे को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें वो फर्स्ट पार्ट में मींस अपने दिन के स्टार्टिंग में क्या करता था, जो सरकारी जो मेन काम होते थे, जो गवर्नमेंट अफेयर्स होते थे, उन चीजों को वो देखता था। ठीक है, सेकंड और थर्ड पार्ट में वो क्या करता था, जिसमें वो ज्यादा अपना टाइम जो था वो रिलीजियस वर्क के रिलेटेड देखता था, जिसमें उसने मीन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कुछ काम देख लिया। देन इसके अलावा जो हाईवेज के रेस्ट हाउसेस जो होते थे, उनका जो काम था वो देखता था। देन चैरिटी का काम देखता था। तो इस तरह उसने अपने जो एक पूरा दिन था उसे 3 मेन पार्ट्स में, 3 मेन पीरियड्स में जो था वो डिवाइड किया हुआ था। देन इसके बाद जो है वो बात आती है दैट इज द मंत्री परिषद। मंत्री परिषद जो थे वो बेसिकली किंग के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते थे, जो उसे मेन हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के रिलेटेड। मंत्री परिषद। देन अगर इन केस अगर कोई इनकी थ्रोन के ऊपर कोई किंग नहीं बैठा होता था, तो मंत्री परिषद जो थी वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे। फॉर एग्जाम्पल, जब राज्यवर्धन की डेथ हो चुकी थी, जो हर्षवर्धन का इनके बड़ा भाई है, जब उसकी डेथ हो चुकी थी, तो मंत्री परिषद ने क्या किया था कि हर्षवर्धन को ही रिक्वेस्ट की थी कि वो थ्रोन को संभाल ले। पर उससे पहले वो सारा जो काम था, जब राज्यवर्धन की डेथ हो चुकी थी, तो सारा काम था जो मंत्री परिषद जो थी वो ही संभालते थे। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स आते हैं, जिसमें सब जो फर्स्ट मिनिस्टर है वो आता है दैट इज दी बांडी।
ठीक है। एंड द सेकंड जो आता है मेन इंपॉर्टेंट, दैट इज द अवंती। ठीक है। ये जो दोनों जो मेन मिनिस्टर्स हैं दैट इज रिलेटेड विद द वॉरफेयर, वॉरफेयर के साथ ये रिलेटेड है। अगर आपको याद हो, हमने शशांका की जब लड़ाई की थी तो उसने हर्षवर्धन ने अपने कमांडर इन चीफ बांडी को ही अपने साथ लेकर गया था उस लड़ाई में लड़ने के लिए। देन इसके अलावा महासेनापति वगैरह भी आते थे, जो कुमार अमात्यस हो गए, वो भी इस कैटेगरी में इंक्लूड होते थे। कुमार अमात्यस बेसिकली क्या होता था कि वो भी एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करते थे। देन इसके अलावा क्या था कि जो कुमार अमात्यस थे वो डिस्ट्रिक्ट का काम भी संभालते थे। नेक्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन में मेन यूनिट आती है दैट इज द प्रोविंशियल एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। हर्षा ने अपने एम्पायर को नंबर ऑफ जो था प्रोविंसेस में डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, उसने नंबर ऑफ प्रोविंसेस में डिवाइड किया हुआ था, जिससे बेसिकली हम बुक्ति कहते थे। ठीक है, और इसी जो उसकी प्रोविंसेस होती थी, ठीक है, इसको जो मेन हेड जो चलाता था, मींस इसके हेड को तो वैसे हम उपारिका कहते थे। ठीक है, इसके हेड को चलाता कौन था? गवर्नर चलाता था। ठीक है, देन इसके हेड को हम बेसिकली राजा स्थानीय भी कहते थे। जो गवर्नर होता था बेसिकली वो रॉयल कोर्ट से ही किंग ने खुद अपॉइंट किया होता था। और उपारिका का मेन काम क्या होता था कि प्रोविंस में शांति बनाए रखना, एंड इसे मींस माना जाता था एज अ किंग रिप्रेजेंटेटिव, जो किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कहाँ पर? प्रोविंसेस में। ठीक है, जिसका मेन काम क्या होता था कि इसने एग्जीक्यूट करना है ऑर्डर जो एम्परर ने इशू किए हैं। इसका मेन काम क्या था? टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स ऑफ द एम्परर, एंड इसका और मेन काम क्या था? टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द प्रोविंस। ठीक है, ये तो बात होगी प्रोविंस की, जिसमें जिसको बुक्ति कहा जाता था। ठीक है, उसका मेन हेड कौन होता था? उपारिका, और गवर्नर जो था इसे रन करता था। देन नेक्स्ट जो यूनिट आती है दैट इज द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो है उसे हम बेसिकली विशयस जो थे, विशयस भी कहते थे। ठीक है, जिसका मेन हेड कौन होता था? विश्वपति। विश्वपति को अपॉइंट कौन करता था? गवर्नर अपॉइंट करता था, एंड गवर्नर को अपॉइंट कौन करता था? किंग करता था। ठीक है, देन विश्वपति जो था उसे अपॉइंट किया जाता था गवर्नर के राय, और इसका मेन काम क्या होता था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से चलाना। देन इसके अलावा द डिस्ट्रिक्ट हैड देयर ओन लॉ कोर्ट्स, इनके खुद के जो थे लॉ कोर्ट्स वगैरह, लॉ कोर्ट्स वगैरह भी थे। देन इसके अलावा अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से कुमार मात्यस भी जो थे यहाँ पर अपॉइंट किए जाते थे, जो डिस्ट्रिक्ट के मामले में मीन्स सारी निगरानी वगैरह रखते थे। देन लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड द छोटी जो यूनिट आती थी एडमिनिस्ट्रेशन में दैट इज द विलेज, जिसको बेसिकली हम स्मॉलेस्ट यूनिट भी कहते हैं। किसकी? एडमिनिस्ट्रेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, जिसको हम ग्राम ग्राम भी कहते हैं विलेज को। ठीक है, इसको चलाता कौन था? ग्रामिका। ठीक है, ग्रामिका चलाते थे। देन इसके अलावा नंबर ऑफ ऑफिशियल्स भी अपॉइंट किए जाते थे ग्रामिका के साथ। ठीक है, काउंसिल ऑफ विलेज एल्डर्स होते थे इसमें, जिसे हम पंचायत वगैरह कहते हैं। ठीक है, यही जो पंचायत थी वो क्या करती थी? इनका मेन काम क्या था? ये किस चीजों पर मीन्स ध्यान देते थे? दे लुक आफ्टर ऑल द लोकल मैटर्स, जिसमें क्या क्या आ जाते थे? घर के अगर कोई मामले हुए, या कोई मार्केट के हुए, या कोई टेम्पल्स हो गए, वेल्स के हो गए, क्रिमेशन ग्राउंड के हो गए, कैटल्स के हो गए, मींस इन सारी चीजों को मींस अच्छे तरीके से इस मैटर को सॉल्व आउट करते थे। कौन करते थे? जो विलेज अथॉरिटीज होती थी। तो प्रोविंशियल एंड लोकल में बेसिकली तीन मेन यूनिट्स आती हैं। प्रोविंसेस जिसमें मुक्ति जिसे कहा जाता था, और हेड कौन होता था? उपारिका। देन फर्दर आपकी डिवीजन होती थी डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, जिसमें अलग मेन विश्वपति होता था जो डिस्ट्रिक्ट के अफेयर्स को लुक आफ्टर करता था। देन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी थी? दैट इज द विलेज। ठीक है,
जिसे ग्रामिका, जिसका जो मेन हेड होता था दैट इज कॉल्ड ग्रामिका, और इसके साथ जो थे वेरियस ऑफिशियल्स भी अपॉइंट किए जाते थे, एंड अलोंग विद द काउंसिल ऑफ विलेज एल्डर्स, जो विलेज के सारे मैटर्स को लुक आफ्टर करते थे। नाउ अब नेक्स्ट जो मेन पॉइंट आता है थर्ड रिलेटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज द फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म जिसमें बेसिकली हम बताएंगे कि फ्यूडलिज्म होता क्या है। फ्यूडलिज्म मीन्स फ्यूडल चीफ्स होते थे। और फ्यूडल चीफ्स कौन होते थे? फ्यूडल चीफ्स वो होते थे जो अब जैसे अगर हम हर्ष की बात करें, उसने जिस भी टेरिटरी पर अटैक किया था, अगर उसको अपने एम्पायर में इमर्ज नहीं किया था बट स्टिल उसका कंट्रोल था उस टेरिटरी के ऊपर, देन जो उस टेरिटरी का किंग होगा हम उसे कहेंगे फ्यूडल चीफ। मींस जो हर्षा की सुजरेंटी को एक्सेप्ट करेगा। सुजरेंटी मींस जो हर्षा के जितना भी उसका कंट्रोल है वो हर्ष के हर एक कंट्रोल को मींस एक्सेप्ट करेगा। जिस तरीके से भी हर्ष जो है उसकी टेरिटरी को चलाना चाहेगा वो उस तरीके की सुजरेंटी को एक्सेप्ट करे, दैट इज कॉल्ड द सुजरेंटी एंड दैट इज कॉल्ड द फ्यूडल लॉर्ड्स। ठीक है। अब फ्यूडल लॉर्ड्स क्या थे? यानी कि ये बताया जाता है कि जब प्राग और कन्नौज में असेंबली वगैरह इसने कंडक्ट करवाई थी हर्षवर्धन ने, तो वहां पर 20 किंग्स ऐसे के थे, 20 से भी ज्यादा किंग्स ऐसे के थे जो कि फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जिन्होंने हर्षा की सुजरेंटी को एक्सेप्ट किया हुआ था। ठीक है। ये बेसिकली करते क्या थे, इनका मेन फंक्शन क्या था फ्यूडल लॉर्ड्स का? इनका मेन काम ये था, एक तो ये एनुअल ट्रिब्यूट जो था वो हर्ष को बेचते थे, क्योंकि अगर वो नहीं भेजेंगे देन हर्ष जो था अगेन इसकी टेरिटरी को अपने अंडर मींस अपने किंगडम में इमर्ज कर लेगा। ठीक है। सेकेंडली ये क्या करते थे, पैसेज ऑफ टाइम विद द ये जैसे प्रेशियस गिफ्ट्स जो होते थे वो हर्ष को बेचते रहते थे। ठीक है। देन इसके अलावा हम इसे समंत या महासमंत भी कह सकते हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं। मेन इनका काम क्या होता था कि ये अगर इन केस हर्षवर्धन को ड्यूरिंग वॉर टाइम अगर आर्मी की जरूरत हो गई, देन ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे अपनी आर्मी जो थी वो हर्ष की तरफ भेजते थे इन ऑर्डर टू हेल्प हिम। ठीक है। एंड दे ऑल्सो अलो द आर्मीज ऑफ हर्षा टू पास थ्रू द टेरिटरीज। तो ये था बेसिकली मेन काम फ्यूडल लॉर्ड्स का। ठीक है। नेक्स्ट जो है अब हम करेंगे दैट इज द फाइनेंशियल सिस्टम, कि ड्यूरिंग हर्षा टाइम कि फाइनेंशियल सिस्टम जो था वो किस तरह का चलता था, किस तरह का होता था, मेन सोर्सेज क्या थे इनकम के आने के। ह्यूम सिंह ने ये कहा है कि टैक्सेस जो थे उस समय इतने ज्यादा हाई नहीं थे, मींस ठीक अमाउंट के वो टैक्सेस लेते थे। ठीक है। देन इसके अलावा लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था वो एक मेन सोर्स माना जाता था इनकम का। ठीक है। जिसमें से कितना वो चार्ज करते थे, उसकी प्रोडक्शन का 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन वो चार्ज करते थे। ठीक है। प्रोडक्शन का 1/6 पार्ट जो था उसका चार्ज करते थे। देन उसके अलावा वो वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस उन्होंने लगाए हुए थे ट्रेड के ऊपर। ठीक है। देन और क्या मेन सोर्स था जिससे उनका फाइनेंशियल सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रांग था? एक तो उन्हें फ्यूडेटरी जो थे, लाइक मैंने अभी आपको ऊपर बताया, जैसे फ्यूडल लॉर्ड जो थे वो एनुअल ट्रिब्यूट वगैरह उन्हें बेचते रहते थे। ठीक है। प्रीशियस गिफ्ट्स वगैरह जो थे उन्हें बेचते रहते थे। देन ह्यूम सिंह ने ये बताया है कि हर्षा ने अपने एक्सपेंडिचर को बेसिकली 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है, मींस वो कहाँ कहाँ पर खर्चा करता था अपने एम्पायर का। ठीक है। सबसे पहले जो मेन पार्ट होता था वो स्पेंड होता था एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए सबसे पहले वहां पर खर्चा होता था। ठीक है। सेकंड मेन कहाँ पर खर्चा होता था, जो सैलरीज जो देनी होती थी किसको? ठीक है। जो मिनिस्टर्स की सैलरीज हो गई या ऑफिशियल्स की हो गई या सोल्जर्स की सैलरीज हो गई। ठीक है। देन थर्ड मेन पार्ट कहाँ पर खर्च होता था, जो वो जैसे रिवॉर्ड वगैरह देता था, जैसे कोई पोइट हो गया या स्कॉलर्स हो गया। ठीक है। उन्हें रिवॉर्ड देने के लिए जो पैसे खर्च किए जाते थे वो थर्ड कैटेगरी में आते हैं। देन फोर्थ कैटेगरी में बेसिकली कौन से आते हैं, जिससे वो
ब्राह्मण्स हो गए या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गया या रिलीजन के रिलेटेड कोई चीज होगी, मीन्स उस पर जो पैसा खर्च किया जाता था। तो बेसिकली 4 मेन चीजों के ऊपर वो अपना जो फाइनेंशियल उनका जो एक्सपेंडिचर था वो डिवाइड किया हुआ था। ठीक है। एंड डॉक्टर अमीला थापर, उसका ये कहना है कि जो सैलरीज थी, कई बार क्या होता था कि वो कैश की बजाय वो ग्रांट में दी जाती थी। ठीक है। समटाइम्स salaries were paid not in cash but in grants of land। जो कैश सैलरी थी वो बेसिकली सिर्फ मिलिट्री सर्विस के रिलेटेड जो काम करते थे सिर्फ उनको ही दी जाती थी। अगर बाकी को किसी को रिवॉर्ड देना है या किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कुछ देना है तो उनको सिर्फ एक ग्रांट दी जाती थी, किसकी? लैंड की। ठीक है। देन नेक्स्ट जो है अब हम करेंगे दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। किंग जो होता था बेसिकली मेन एक आप कह सकते हो जैसे एक हेड होता था। ही वाज बेसिकली द मेन फाउंटेन ऑफ द जस्टिस। ठीक है। एंड द हाईएस्ट कोर्ट वही होता था अपील करने के लिए ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम। ठीक है। वो किस तरह अपने जस्टिस करता था? अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग। देन अगर किसी भी आदमी ने अपनी कोई अपील वगैरह करनी थी वो आसानी से किंग के पास जा सकता था, मींस इतनी प्रोविजन उसने दी हुई थी। देन इसके अलावा जो कोर्ट ऑफ जस्टिस जो थे, ठीक है, वो बेसिकली उन्हें क्या कहा जाता था? धर्म स्थान कहा जाता था। ठीक है। जहां पर क्या था, धर्म के अकॉर्डिंग सारी जो सुनवाई थी वो की जाती थी, उसका जो डिसीजन था वो लिया जाता था। देन अगर हम बात करें लोकल जैसे हो गए प्रोविंसेस हो गए, डिस्ट्रिक्ट हो गए, वहां पर भी उसने अपने मेन जो थे ऑफिशियल्स अपॉइंट किए हुए थे, जैसे उपारिका हो गया, विशपति हो गया। ठीक है। ये प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करते थे। ठीक है। अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट जो है अगर हम उसकी बात करें, दैट इज द पंचायत और विलेज, जिसमें क्या होता था, पंचायत जो होती थी जो विलेज के छोटे छोटे जो पेटी क्रिमिनल केसेस है वो सॉल्व आउट करती थी। हाँ, इतना मीन्स जरूर कहा गया है कि हर्ष के टाइम भी जो हर्ष के टाइम भी क्या था कि जो रोड्स हो गई या हाईवेज हो गए, ठीक है, वो इतने ज्यादा सेफ नहीं थे। वो हमें किस बात से उसकी पुष्टि होती है कि हर्ष के टाइम क्या होता, जो चाइनीज ट्रेवलर आया था ह्यून सेंग, ही वाज आल्सो लूटेड बाय रॉबर्स ट्वाइस। 2 बार वो उसकी भी मीन्स उसका भी सामान जो था वो चुरा लिया गया था। देन नेक्स्ट जो है अब हम करेंगे दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है। इसमें क्या था कि वेरियस टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स जो थे एम्पायर के रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड, मींस काफी सारा हो गया, जैसे फाइनेंस के रिलेटेड अलग रिकॉर्ड होता था। उन सारे रिकॉर्ड को एक डिपार्टमेंट दिया हुआ था जहां पर ये सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। ठीक है। जिसको यानी कि बेसिकली कहा जाता था सपातिका, जिसमें क्या होता था कि जो सारे जो रिकॉर्ड्स थे वो रखे जाते थे, जिसको हम बेसिकली सपातिका सपातिका के नाम से वो जाना जाता था, रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। जिसमें क्या था कि जो एम्पायर के जितना भी रिकॉर्ड होता था वो सारे का सारा जो था इस डिपार्टमेंट में रखा जाता था। देन नेक्स्ट जो है अब हम करेंगे दैट इज द पुलिस सिस्टम। अगर हम पुलिस सिस्टम की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हर्ष ने काफी सारे मींस ऑफिशियल्स को अपॉइंट तो किया ही हुआ था। देन पुलिस सिस्टम भी उसने अपॉइंट किया हुआ था। ठीक है। जिससे बेसिकली इसकी जो पुष्टि है, इनकी इसकी जो मींस प्रूफ मिलता है दैट इज इन दी हर्ष चरित्र जो बाणभट्ट ने लिखा है। और पुलिस का जो मेन हेड होता था उसे महादंड नायक कहा जाता। ठीक है। ये एक बेसिकली मेन मिलिट्री रैंक था जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था, जिसकी मेन ड्यूटी ये होती थी कि जो क्रिमिनल्स वगैरह हैं मींस उसको किस तरह ट्रीट करना है, उसके साथ उससे कौन सी पनिशमेंट वगैरह देनी है। ठीक है। देन इसके अलावा जो ऑर्डिनरी कांस्टेबल्स वगैरह भी उस समय प्रेजेंट थे।
हर्षा के टाइम, ठीक है, जिससे बेसिकली जो था चटा और बाट, ये दो ऑर्डिनरी कॉन्स्टेबल्स थे जिन्हें कहा जाता था चटा और बाट। ये दो आगे कांस्टेबल्स, ये वाली कैटेगरीज होती थी पुलिस डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये था बेसिकली मेन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड विद द हर्षा। नाउ अब हम जो है मेन इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे, दैट इज द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो हर्षा की जो थी दैट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब उसने क्या किया था, जब उसने 5 इंडीज के साथ मींस बैटल जो थी, हर्षा ने बैटल जो लड़ी थी 5 इंडीज के साथ, जिसमें बेसिकली आते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब एंड कनौज, ठीक है। तब उसके पास जो थी आर्मी कम से कम, जैसे स्टैंडिंग आर्मी जो थी 50,000 थी, ठीक है। कैवलरी की अगर हम बात करें दैट इज 20,000, और एलिफेंट्स की अगर हम बात करें वो अप्रोक्सीमेटली 5,000 के करीब थे, ठीक है। जैसे जैसे उसने अपनी टेरिटरी जो थी, अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया, देन उसे ऐसा लगा दैट ही फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ इंक्रीजिंग हिज फोर्सेस। तो उसने जो अपनी आर्मी जो थी वो इंक्रीज करने का सोच लिया था। तो उसमें कुछ अब चेंजेस आई थी, वो चेंजेस क्या थी, दैट इज बेसिकली कि उसने कुछ अपनी आर्मी अब इंक्रीज कर ली थी, जिसमें सबसे पहले अब हम करेंगे इन्फेंट्री की बात। इन्फेंट्री में अब उसने 50,000 जो थी इन्फेंट्री जो थी कर ली थी, ठीक है। पहले भी इतनी थी नो डाउट। अब इंक्रीजमेंट उसने किस में किया था, एलिफेंट्स में, ठीक है। पहले उसके बाद जस्ट 5,000 एलिफेंट्स थे, अब उसने 60,000 कर लिए, क्योंकि अब उसे नेसेसिटी लगी थी इस चीज की। देन लास्ट में जो उसकी है कैवलरी, कैवलरी जो थी उसके पास जस्ट 20,000 थी। कैवलरी बेसिकली कौन होते हैं, जो घोड़सवार होते हैं, जो घोड़े पर बैठकर जो लड़ाई करते हैं, ठीक है। वो सिर्फ इसके पास 20,000 थी। अब उसने इंक्रीज कर कर 1 लाख कर दी, क्योंकि उसे लगा कि कैवलरी के साथ वो ज्यादा आसानी से अपनी बैटल को जीत सकता था, ये उसकी थिंकिंग थी, ठीक है। देन इसके अलावा ये भी कहा जाता कि हर्षा के टाइम बोट जो थी, जो बोट थी उसका भी इस्तेमाल किया जाता था। इसका प्रूफ जो है हमें बानशेरा और मधुमर इंस्क्रिप्शन से मिलता है। वहां पर एलिफेंट्स, हॉर्सेस के अलावा शिप का भी जो है, बोट का भी जिक्र किया हुआ है। इससे ज्यादा जरूरत पड़ी थी कि अपनी कैवलरी को इंक्रीज करना है, उसकी मींस उसकी पोजीशन को ज्यादा आगे लेकर जाना है। देन ये जो हॉर्सेस था बेसिकली वो पंजाब से इंपोर्ट करवाता था, कंबोज हो गया, सिंधु देश हो गया, ईरान, यहाँ से वो इंपोर्ट करवाता था। देन इसके अलावा अगर हम बात करें कि इन्फेंट्री, एलिफेंट और कैवलरी, ये जो 3 मेन पार्ट्स आते हैं इसकी आर्मी के, हर्षवर्धन की आर्मी में, देन इसको लीड करने के लिए भी इसने एक मेन ऑफिशियल रखे हुए थे, ठीक है। जो सुप्रीम हेड था आर्मी का, उसे जो था बेसिकली महा बाला अधिकीर्ता मींस ये कहा जाता था। अगर हम एलिफेंट्स की बात करें, इनको मींस इनकी जो कमांड थी वो बेसिकली एक मेन डिपार्टमेंट जो आता था उससे दिया जाता था एलिफेंट्स की, दैट इज कॉल्ड गजा संद गजा सदन अधिकारी अधिकीर्तिया, गजा सदन अधिकीर्तिया, वो एलिफेंट का डिपार्टमेंट था, वो संभालता। अगर हम कैवलरी की बात करें, उसे हम बेसिकली कहते हैं महाअश्वपति। महाअश्वपति मीन्स ये जो डिपार्टमेंट थे, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट जो थे उसका मेन एक हेड बनाया हुआ था। देन इसके अलावा मेन वेपन्स वगैरह भी यूज किए जाते थे आर्मी में, जैसे स्पेयर्स हो गए, शील्ड्स हो गए, बोज और एरोज हो गए, ठीक है, स्वॉर्ड्स होगी, बैटल एक्सेस हो गई, लेंसेज हो गए, ठीक है। लाइक वेरियस टाइप्स ऑफ स्लिंग्स जो होते थे मींस वो यूज किए जाते थे। ये जो था बेसिकली एक मेन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था, मींस इसने किस तरह अपने मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे इसने चेंजेस की थी, क्योंकि पहले इसकी जो आर्मी थी उसका जो नंबर था दैट इज लिमिटेड था, बट
जैसे ही उसने अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया तो उसने क्या किया था, अपनी आर्मी को भी इंक्रीज करना शुरू कर दिया था in the category of elephant or in the category of cavalry. Next we'll do the religious achievements of हर्षवर्धन, जिसमें सबसे पहले आएगा हर्षवर्धन का पर्सनल रिलीजन कौन सा था। ठीक है, स्टार्टिंग में उसका जो पर्सनल जो रिलीजन था दैट इज बेसिकली हिंदुइज्म। हिंदुइज्म को भी बिलोंग करता था इन द बिगिनिंग, क्योंकि ये पाया गया कि वो he used to worship various gods like Shiva, Surya, like all these gods. ठीक है, and with the passage of time he started embracing, means he started worshiping Buddhism। हीन यान सेक्ट को वो ज्यादा मानना उसने शुरू कर दिया था, किसके इन्फ्लुएंस के आने से, अंडर द बुद्धिस्ट मॉन्क द्वारका। द्वारका के इन्फ्लुएंस के आने के कारण उसने हीन यान सेक्ट को मानना शुरू कर दिया था। बट लेटर ऑन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यून सेक, जो चाइनीज ट्रेवलर था जो हर्षवर्धन के टाइम आया था, उसके इन्फ्लुएंस के आने से अब हर्षवर्धन ने क्या किया था, वो महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करना उसने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, देन सेकंड जो है अब हम करेंगे सर्विस टुवर्ड्स बुद्धिज्म। जैसे अब उसने बुद्धिज्म को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, अब उसने बुद्धिज्म के लिए क्या क्या किया था। जैसे कि आपको पता है कि द नेम ऑफ हर्षवर्धन इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट सॉरी एज अशोक एंड कनिष्क। ठीक है, उन्होंने भी बुद्धिज्म के लिए काफी कुछ किया है। सिमिलरली हर्षवर्धन ने भी बुद्धिज्म के लिए काफी कुछ किया है। ही ट्राई टू मेक बुद्धिज्म मोर पॉपुलर। ठीक है, उसने क्या किया था कि जो पुरानी जो मोनेस्ट्रीज टूट गई थी, ही रिपेयर दोस मोनेस्ट्रीज एंड स्तूप्स। इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग ही आल्सो बिल्ट न्यू वंस। उसने काफी न्यू मोनेस्ट्रीज स्तूप्स वगैरह कंस्ट्रक्ट भी करवाए थे। ठीक है, एंड मोर ओवर जो अच्छे भिक्षुस वगैरह होते थे उन्हें ऑनर करता था ये विद द हेल्प ऑफ ग्रांट्स या कोई स्पेशल गिफ्ट्स वगैरह देकर। ठीक है, देन इसके अलावा इसने असेंबलीज भी कंडक्ट करवाई थी कनौज और प्राग में, वो हम लेटर ऑन करेंगे, कि इन ऑर्डर टू पॉपुलराइज बुद्धिज्म, जिसमें बेसिकली इसने क्या किया था, उसके मेरिट्स जो थे, महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के मेरिट्स जो थे वो डिस्कस किए थे। एंड बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए इसने वेरियस मिशनरीज को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर भेजा था इन ऑर्डर टू प्रोपोगेट दी बुद्धिज्म। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट आएगा रिलीजियस टॉलरेशन। नो डाउट कि इसने बुद्धिज्म को मानना स्टार्ट कर दिया था, बट स्टिल इसमें रिलीजियस टॉलरेंस थी। वो कैसे थी, अब इसने क्या किया था कि दूसरे रिलीजन से के साथ वे मींस वो ईर्ष्या वगैरह बिल्कुल भी नहीं करता था। एंड जैसे वो भिक्षु वगैरह को ग्रांट वगैरह देता था, सिमिलरली वो ब्राह्मण्स को भी ग्रांट वगैरह प्रोवाइड करता था। एंड अगर हमें जैसे आपको मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ, प्राग असेंबली में बेसिकली क्या हुआ था, लेटर हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। प्राग असेंबली में बेसिकली क्या हुआ था कि फर्स्ट डे इसने बुद्धा की वर्कशिप की थी। ठीक है, लेटर ऑन सेकंड, थर्ड डे, फोर्थ डे इसने क्या किया था, सूर्य की, जैसे हम सन गॉड हो गए, या हम शिवा की, मींस इनकी भी वर्कशिप की थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसमें रिलीजियस टॉलरेंस जो थी काफी ज्यादा अमाउंट में थी। एंड अगर वो किसी भी पोइट को या स्कॉलर को मींस ग्रांट वगैरह जो देता था, इसमें ही डिडंट शो एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, चाहे वो इनकी ब्राह्मण हो, चाहे वो इनकी कोई मॉन्क हो। सिमिलरली एक बैलेंस वो रखता था, डिस्क्रिमिनेशन वो बिल्कुल भी नहीं करता था। ठीक है, ये थी उसकी रिलीजियस टॉलरेंस। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा हर्षा की रिलीजियस असेंबलीज। अब हम इसमें करेंगे मेन असेंबलीज उसकी, जिसमें फर्स्ट असेंबली थी असेंबली एट कनौज। ठीक है, ये जो कनौज थी हर्ष की एम्पायर की कैपिटल थी बेसिकली। ठीक है, इसे हम मेट्रोपॉलिटन सिटी कह सकते हैं कनौज को, जो कनौज थी। देन इसके अलावा इसमें काफी सारे किंग्स जो थे वो शामिल हुए थे इस असेंबली में। वेरियस किंग्स जो थे यहाँ पर आए थे। मोरोवर ब्राह्मण्स ने भी इसमें पार्ट लिया था, मॉन्क्स तो ऑब्वियसली आएंगे।
ठीक है। देन नालंदा यूनिवर्सिटी से काफी ज्यादा जो स्कॉलर्स थे, अराउंड अबाउट 1000 स्कॉलर्स जो थे यहाँ पर प्रेजेंट थे। ठीक है। ये जो असेंबली थी बेसिकली 23 डेज जो थी वो चली थी। 23 डेज जो थी असेंबली वाली चली थी। देन हर दिन क्या किया जाता था कि लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू जो था विच इज अबाउट 3 फीट इन हाइट, वो लाया जाता था और उसकी पूजा की जाती थी। ठीक है। देन इस कॉन्फ्रेंस में, ये जो कॉन्फ्रेंस इसकी स्टार्ट कैसे हुआ था, इसमें स्टार्ट कैसे किया था, जो ह्यून सेंग था, जो चाइनीज ट्रेवलर था, जिसे हम जिसे जो था लॉर्ड ऑफ द डिस्कशन कहा जाता था, मींस इसने ही इस असेंबली की शुरुआत की थी। वो किससे की थी? मेरिट्स ऑफ महायान सेक्ट के डिस्कशन से। ठीक है। एंड इसने चैलेंज किया था और सभी मेंबर्स को, सभी जो स्कॉलर्स को, कि कोई भी इसे डिस्कशन में हरा नहीं पाएगा। और इसकी डिस्कशन का मेन टॉपिक क्या था? मेरिट्स एंड प्रिंसिपल्स रिलेटेड विद द महायान सेक्ट। ठीक है। देन ये जो काफी सारी इसकी मीन्स आर्गुमेंटेशन चलती रही थी, पर कोई भी स्कॉलर ऐसा नहीं था जो ह्यून सेंग को उसके डिस्कशन में मात दे सके। ठीक है। 5 दिन ऐसा चलने के बाद क्या हुआ था कि जब कुछ स्कॉलर्स के मन में ईर्ष्या की भावनाएं की मीन्स उत्पत्ति उसकी हो गई थी, देन उन्होंने क्या किया था? दे कॉन्स्पर टू किल हिम। कॉन्स्पिरेसी करनी स्टार्ट कर दी थी। किसके खिलाफ? ह्यून सेंग के खिलाफ। जब हर्षा को इस बात का पता चला था, हर्षवर्धन को, तो उसने एक प्रोक्लेमेशन जो था वो मीन्स जारी किया था, स्टार्ट किया था, जिसमें क्या था कि अगर ह्यून सेंग को कुछ भी हुआ तो देन उस जो क्रिमिनल होगा, जो गिल्टी पर्सन होगा, मीन्स उसे डेथ की पनिशमेंट, मीन्स उसे कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी। ये जो बात थी हर्षवर्धन की, ये कुछ स्कॉलर्स को अच्छी नहीं लगी थी, जिससे क्या होता, उन्होंने हर्षवर्धन को और ह्यून सेंग को मारने की कॉन्स्पिरेसी जो थी अगेन स्टार्ट कर दी थी। अब क्या हुआ था कि जब इसका लास्ट डे था, इस असेंबली का लास्ट डे था, तब इसका जो, जहां पर असेंबली रखी गई थी, उसका एक काफी बड़ा जो टावर था उसमें आग लग गई थी। ये जो आग थी कुछ स्कॉलर्स ने या कुछ मेन ब्राह्मण्स थे, उन्होंने लगाई थी। जब इस बात का पता जो था हर्ष को चला था, देन उन्होंने उस स्कॉलर्स और ब्राह्मण्स को क्या किया था? बैनिश कर दिया था टू द फ्रंटियर्स ऑफ हिज इंडिया। ठीक है। अपने किंगडम से अपने निकाल दिया। तो ये थी बेसिकली कनौज की असेंबली। ये खत्म नहीं होनी थी, बट जब कॉन्स्पिरेसी के कारण इसे खत्म करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर इसके टावर में फायर जो थी, मीन्स आग लग गई। देन नेक्स्ट जो मेन आती है असेंबली, दैट इज दी असेंबली एट प्राग। ठीक है। ये जो थी बेसिकली 75 डेज जो थी असेंबली, ये चली गई। प्राग की असेंबली बेसिकली क्या था? इसमें मेन था चैरिटी। इसमें मेन क्या किया था? चैरिटी की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट असेंबली मानी जाती है। ठीक है। एंड ये असेंबली जो थी बेसिकली रखी गई थी 643 एडी में। ये रखी गई थी 643 एडी। इसमें काफी सारे जो मेन, तो ह्यून सेंग ने इसमें पार्ट तो लिया ही था, देन इसके अलावा काफी मेन स्कॉलर्स ने भी इसमें पार्ट लिया था, किंग्स ने, और साउथ का जो ध्रुव भट्ट जो था उसने भी इसमें पार्ट लिया था। देन कहा जाता है कि इसमें अप्रोक्सीमेटली जो मीन्स 5 लाख के अराउंड जो पीपल जो थे वो गैदर हुए थे प्राग असेंबली में, और 75 ईयर्स ये तक ये चली थी। ठीक है। ऑन द फर्स्ट डे लॉर्ड बुद्धा का जो स्टैचू लाया गया था और उसकी वर्कशिप की गई थी, और उनको चढ़ावे के तौर से काफी सारे ऑफरिंग्स जो थी वो की गई थी। देन सेकंड डे क्या हुआ था? आदित्य देव की इमेज लाई गई। आदित्य देव मीन्स सन गॉड, उन्हें अडोर किया गया था। देन थर्ड डे जो था आइडल ऑफ वर्कशिप, उनकी मीन्स पूजा की गई थी। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे फोर्थ डे हो गया,
कॉस्टली गिफ्ट्स जो थे वो बुद्धिस्ट मॉन्क को दिए, मींस काफी ज्यादा दिए गए थे, मींस इस असेंबली में ज्यादा चैरिटी दी गई थी। देन फोर्थ डे तो काफी सारे कॉस्टली गिफ्ट जो थे वो दिए गए थे। देन इसके अलावा नेक्स्ट 20 डेज उन्होंने क्या किया था, ब्राह्मण्स को ऑनर्स किया था, या जैन के जो मेन स्कॉलर्स थे उन्हें ऑनर्स किया गया था। देन लास्टली अबाउट अ मंथ, जब मंथ बच गया था इसमें क्या था कि हर्षवर्धन ने काफी ज्यादा लोगों में भी चैरिटी की थी, मींस ऑर्फन जो थे, मींस उन्हें काफी कुछ दिया था। देन अपने पर्सनल जेम्स वगैरह भी दे दिए थे, काफी गुड्स वगैरह, कॉस्टली ड्रेसेस, जो सब कुछ था उसने चैरिटी में दे दिया था। व्हेन नथिंग वाज लेफ्ट विद हिम, जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, ही इज सेड टू हैव बैग फॉर अ सेकंड हैंड गारमेंट। सेकंड हैंड गारमेंट की उसने मींस मांगा था, किससे, टू वेयर फ्रॉम हिज सिस्टर। मींस इससे ये पता चलता था कि वो चैरिटी काफी ज्यादा अमाउंट में करता था। कौन, हर्षवर्धन। तो ये जो दो बेसिकली मेन असेंबलीज हुई थी, दैट इज इन द कनौज एंड द प्राग। कनौज उसकी खुद की कैपिटल थी हर्षवर्धन की, जिसमें ह्यून सेंग ने मेंस ओपन डिस्कशन की थी, चैलेंज किया था। देन इस असेंबली को बंद क्यों किया था, क्योंकि इसका मेन जो टावर जो था उसमें आग लग गई थी। देन सेकंड असेंबली की थी प्राग की, ये असेंबली थी दैट इज फुल ऑफ चैरिटी, ठीक है, 75 डेज तक चली थी। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है दैट इज रिलेटेड विद द कल्चरल एक्टिविटीज, कि हर्षवर्धन की कल्चरल एक्टिविटीज की क्या अचीवमेंट्स है। तो उसमें हम सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो हम करेंगे दैट इज लिटरेरी वर्क्स, जो हर्ष ने खुद लिखे थे। बिकॉज हर्ष जो था दैट इज अ क्वाइट एमिनेंट स्कॉलर, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट कैलीग्राफर। उसने खुद भी 3 मेन प्लेज लिखे हैं, दैट इज रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागानाथ। ये तीनों के तीन जो मेन प्लेज है दैट all these plays were written in संस्कृत लैंग्वेज। इनकी जो इम्पोर्टेंस है नॉट ओनली इन मींस वर्ल्ड वाइड, इसकी इम्पोर्टेंस है हर्षवर्धन की वर्क्स की। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विद द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। हर्षवर्धन ने काफी ज्यादा मींस इंपॉर्टेंट मेजर्स लेते, इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए थे फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, मींस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। बिकॉज वो खुद काफी ज्यादा एक महान स्कॉलर आ चुका है, तो इसलिए उसने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो थे, कदम जो थे वो उठाए थे। एंड व्हाट ही डिड, he gave grants to नालंदा, तक्षशिला, गया एंड उज्जैन यूनिवर्सिटीज। तो काफी ज्यादा पैट्रोनेज करता था इन यूनिवर्सिटीज को, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वो वर्ल्ड वाइड फेमस थी, ठीक है, जिसमें मींस उस टाइम, ड्यूरिंग हिज टाइम, मींस अबाउट काफी सारे टीचर्स थे, अप्रोक्सीमेटली 10,000 स्टूडेंट्स से अबव थे उस समय यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड थी। फॉरेन कंट्रीज से भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स आते थे यहाँ पर अपनी एजुकेशन को मींस लेने के लिए। देन इसके अलावा अगर हम फेमस टीचर्स की बात करें दैट इज धर्मपाल, इंस्थाल बद्रा जो था, वो मेन टीचर्स थे इस यूनिवर्सिटी के, जिन्हें काफी ज्यादा मींस जीनियस माना जाता था, ठीक है। देन इसके अलावा थर्ड जो आता है इज द लिटरेरी फिगर्स ऑफ हर्षा कोट, ठीक है। ह्यून सिंह ने ये बताया है कि हर्षा ने अपनी रेवेन्यू में से 1/4 जो था वो मींस जो लिटरेरी स्कॉलर्स जो होते थे उन पर मेन स्पेंड करता था, ठीक है। जिसमें हम सबसे फर्स्ट जो है वो बात करेंगे बाण भट्ट की, जो काफी इंपॉर्टेंट स्कॉलर रहा है हर्षवर्धन के टाइम का, ठीक है। जिसने क्या क्या लिखा है, जिसने हर्ष चरित्र लिखा है और कदम्बरी लिखा है। हर्ष चरित्र में बेसिकली इसने मींस क्या दिखाने की कोशिश की है, हर्षवर्धन के कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, उसकी लाइफ के बारे में, उसकी कॉन्क्वेस्ट, उसकी इन्वेजन्स, मींस ऑल दीज थिंग्स वर प्रेजेंट इन दी हर्ष चरित्र। बिसाइड दिस इसने कुछ पार्ट जो है हर्ष
हर्षवर्धन के जो एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है। सेकंड जो है कदम्बरी, जो बाणभट्ट ने लिखा है, दैट इज बेसिकली योर नोवेल। ये नोवेल है एंड इट इज रिलेटेड विद रोमांटिक अटैचमेंट है इसकी, ठीक है। रोमांटिक नॉवल है ये, ठीक है, जो कदम्बरी ने लिखा है। सॉरी, कदम्बरी इसका की नोवेल का नेम है। रोमांटिक अटैचमेंट है इस नोवेल के साथ। एंड इसमें जो है हीरो चंद्रपीड़ा और हीरोइन कदम्बरी के बारे में बताया गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे, दैट इज दी जयसेन, जो कि अनदर मेन स्कॉलर माना गया है ड्यूरिंग हर्षवर्धन के टाइम, ठीक है। जो किस में ज्यादा एक्सपर्ट था, वेदास में एक्सपर्ट था, योग शास्त्र हो गए, जियोग्राफी होगी, मेडिसिन हो गए, मींस इसमें ये जो था काफी ज्यादा मींस एक्सपर्ट था, अलोंग विद एस्ट्रोलॉजी। इसे मींस इसके पास काफी ज्यादा नॉलेज का भंडार था जयसेन के बाद। इसी नॉलेज को देखते हुए हर्ष ने क्या किया था, इसे अपने रेवेन्यू का, उड़ीसा में इसके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में से एक इसे असाइन किया था, जो सारे रेवेन्यू को जयसेन संभालता था, ठीक है। कहाँ पर? उड़ीसा में। तो ये जो था बेसिकली मेन होगी इनकी कल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है। दो मेन स्कॉलर्स आ गए, जिसमें आता है बाणभट्ट और जयसेन, ठीक है। ये उनके वर्क्स आ गए। जयसेन जो था वो क्वाइट एक्सपर्ट था, मींस उसके पास नॉलेज का भंडार था, वो अलग अलग फील्ड्स में एक्सपर्ट था। तो मोरोवर हर्षवर्धन ने इसे अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में से एक जगह पर इसे एक असाइन भी किया था। So this is the end of my video. Thank you for watching my video. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज नेवर स्टॉप लर्निंग। आपके लिए ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो लेकर आती रहूंगी फॉर द हिस्ट्री स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद द पीएचडी स्टूडेंट्स। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज वगैरह है, अगर आप कोई भी मुझसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ दीज थिंग्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए किसी टॉपिक के ऊपर कोई न्यू वीडियोस लेकर आती रहूं, तो आप मुझे उसके बारे में बताते रहो, तो मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।